नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज साइंस की मैराथन क्लास होने वाली है। जो इस क्लास में पहली बार है, मैं उन्हें बता दूं कि हम सोशल साइंस और साइंस की लास्ट टाइम के लिए जो आपकी क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक मैराथन क्लास लाते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसके पहले भी मैराथन क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं टॉपिक वाइज। जैसे सोशल साइंस है तो उसकी टॉपिक वाइज मैराथन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस है उसकी अलग से मैराथन, उसके अलग से टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो इस क्लास में पहली बार हैं, इस क्लास के बाद आज जाके वो भी मैराथन क्लासेस देख सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। चलिए, आज साइंस की मैराथन क्लास है। कल सोशल साइंस की क्लास डाली गई थी। जिन्होंने सोशल साइंस की मैराथन क्लास जाके नहीं देखी है वो जाके एक बार देख लीजिएगा। आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसमें करंट से रिलेट करके जो भी स्टैटिक पार्ट है आपका वो कवर कराया गया है कल वाली क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबके सामने एग्जाम्स हैं। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वही आपको सिलेक्शन तक लेके जाने वाली है और वही हम करते हैं। सोशल साइंस की मैराथन जो आ रही है उसमें भी हम डेली अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेके आते हैं, ताकि किसी भी तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, किसी भी लेवल के पूछे, तो उसे आप सॉल्व कर सकें। साइंस की एक लास्ट की जो अभी मैराथन अपलोड हुई, आज सेकेंड मैराथन है। तो चलिए, और थोड़ा सा जब क्वेश्चन पढ़ा करिए ना, तो खुद का इवैल्यूएशन किया करिए कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। उससे अपना अंदाज़ा होता है कि हम किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं और अभी हमें किस में काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जब क्वेश्चन सामने आए तो पढ़ा करिए कि हमसे क्या ये क्वेश्चन बन रहा है। जैसे पहला सवाल है कि आरएनए किस तरह की श्रृंखला होती है, और ऑप्शंस दिए गए हैं दोहरी, तृतीयक, एकल, चतुर्थक। तो बताइए आरएनए किस तरह की श्रृंखला होती है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको डीएनए आरएनए बताया है, मैराथन क्लासेस में भी बताया है, टेस्ट में भी बताया है, साइंस की जो टेस्ट अपलोड किए गए हैं उसमें भी, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में वो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो मैंने बताया था कि डीएनए कैसा होता है। मैंने डायग्राम से बताया था कि डीएनए कैसी होती है। डीएनए का आकार कैसा होता है, ऐसे होता है, कुंडली आकार का सर्पिलाकार। और आरएनए कैसे होता है, ये सिंगल। तो सिंगल आपको कौन सा दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है आरएनए। और डबल का कौन सा दिख रहा है, डबल हेलिक्स किसकी दिख रही है, डीएनए की दिख रही है। डीएनए का काम क्या होता है, कभी कभी सवाल आ जाता है तो कि डीएनए काम क्या करता है। तो ये डीएनए जो है वो आनुवांशिक जानकारियाँ स्टोर करता है। आनुवांशिक जो जानकारियाँ हैं उनको स्टोर करने का काम किसका है, डीएनए का। आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करने का काम किसका है, डीएनए का। ये काम भी पूछा जाता है डीएनए और आरएनए के अंतर में। और आरएनए क्या काम करता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो जब सारी चीज़ें हम एक जगह पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा सा डीएनए आरएनए में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और डीएनए आरएनए आपके सिलेबस का पार्ट है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए आपको कैसी श्रृंखला दिख रही है, हेलिक्स या डबल हेलिक्स। तो ये डबल हेलिक्स श्रृंखला है, सर्पिलाकार संरचना है, डबल हेलिक्स संरचना डीएनए की दिख रही है आपको। और आरएनए कैसी है, सिंगल है। तो अब पूछा क्या था कि आरएनए किस तरह की श्रृंखला है, तो दोहरी है क्या, डबल तो डीएनए की दिख रही है, दोहरी किसकी हो जाएगी, दोहरी हो जाएगी डीएनए की। ठीक है, पूछा है आरएनए किस तरह की श्रृंखला है, तो सिंगल दिख रही है आपको। तो आरएनए कैसी श्रृंखला हो जाएगी, आरएनए हो जाएगी एकल श्रृंखला। क्लियर। तो एकल श्रृंखला किसकी है, आरएनए की। पूछ लेगा कि डीएनए क्या काम करता है, काम भी तो पूछ सकता है। तो डीएनए का काम होता है आनुवांशिक जानकारियों को स्टोर करना। और आरएनए का क्या काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, डीएनए करता है कि आरएनए करता है। तो अब आपको पता है कि प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, आरएनए करता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम किसका है, आरएनए का, राइबोन्यूक्लिक एसिड का। और डीएनए क्या काम कर रहा है, ये आनुवांशिक जानकारियों को स्टोर कर रहा है। डीएनए की संरचना कैसी है, डबल हेलिक्स है। और आरएनए कैसी है, सिंगल संरचना है। क्लियर। चलिए, तो आरएनए किस तरह की श्रृंखला है, एकल श्रृंखला है। अब कभी नहीं भूलेगा, डीएनए आरएनए दोनों का काम याद रखिएगा, इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में बी लसिका क्या काम करती है। जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसमें पूछा गया है कि जो बी लसिका है वो क्या काम करती है। लसिका को बोलते हैं इंग्लिश में लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स इसको बोलते हैं लसिका। ये तो यही पूछा है कि प्रतिरक्षा तंत्र में जो बी लसिका होती है वो क्या काम करती है, या इम्यून सिस्टम में जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका क्या काम होता है।
रोग जनकों को निगलना, एंटीबॉडीज बनाना, कोशिका विभाजन करना या ऊर्जा उत्पन्न करना। तो बताइए कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं इम्यून सिस्टम में वो क्या काम करेंगी। बेसिकली जिन्हें ये पता है कि लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है वो इसका आंसर आसानी से बता देंगे, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आपको पढ़ाया गया है। तो बताइए जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या काम करती। देखिए जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। और इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, जो हमें विभिन्न तरीके से रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है। कहते हैं ना कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है मतलब उसका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है। तो इम्यून सिस्टम मजबूत है तो ये लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, जब ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का प्रतिरक्षा तंत्र का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट बी लसिका, बी लिम्फोसाइट्स, ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का बहुत मजबूत पार्ट है। और ये शरीर में क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए एक्टिव बनाती हैं, सक्षम बनाती हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या काम करती हैं, बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट होती हैं। और हमारे शरीर का अगर इम्यून सिस्टम ज़्यादा है तो हम रोगों से लड़ने के लिए ज़्यादा सक्षम होते हैं। और रोगों से लड़ने के लिए हमें सक्षम बनाने के लिए ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, एंटीबॉडीज़ बनाना, एंटीबॉडीज़ बनाना। तो अब समझ में आया कि ये जो बी लसिका होती हैं या बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो किसका पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। और उसके लिए क्या होता है, ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो अगर सवाल आ जाए कि बी लसिका का क्या काम होता है, तो बी लसिका का काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना। क्लियर। चलिए तो बी लिम्फोसाइट्स याद रखिएगा। रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम इसका गुणनफल होता है। रेखीय संवेग किसका गुणनफल है, बताइए। जो रेखीय संवेग है वो किसका गुणनफल है। ऑप्शन है आप सबके सामने, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का, बल और समय का, दूरी और समय का। तो बताइए जो रेखीय संवेग है, लीनियर मोमेंटम है, वो किसका गुणनफल है। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग, इसका गुणनफल होता है। किसी भी वस्तु का जो रेखीय संवेग होता है, रेखीय संवेग, ये किसका गुणनफल होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। क्लियर। तो हम क्या कहेंगे, रेखीय संवेग को अगर हम P से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को M से और वेग किससे डिनोट होता है, V से, तो ये P = mv, ये हो जाता है इसका सूत्र। और द्रव्यमान का अगर SI मात्रक देखें तो द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम और वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सूत्र हो जाता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये रेखीय संवेग का ये मात्रक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि रेखीय संवेग किसका गुणनफल होता है। तो रेखीय संवेग किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। और द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का जो SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा रेखीय संवेग का वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी वस्तु का रेखीय संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है हमेशा। और अगर आप उसके SI मात्रक निकाल लेंगे तो आपको उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो रेखीय संवेग किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल रेखीय संवेग होता है। तो रेखीय संवेग किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का। और द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, वेग को मीटर पर सेकेंड में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपको SI मात्रक पता होते हैं तो आपको फॉर्मूला निकालने के लिए अलग से रटना नहीं पड़ता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। ऑप्शन है आप सबके सामने, नाइट्रोजन गैस, अमोनियम, ऑक्सीजन, NO2-। बताइए पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट अवशोषित नहीं करते, नाइट्रोजन को वायुमंडल से डायरेक्ट अवशोषित नहीं करते। चलिए बताइए कि पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को किस प्रकार से अवशोषित करते हैं। डायरेक्ट तो कर नहीं रहे हैं कि नाइट्रोजन फॉर्म में ही कर लेंगे, उसके लिए उन्हें कैसे आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन का वो डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकते हैं, तो उन्हें नाइट्रोजन के ही ऐसे रूपों की आवश्यकता होती है जिसे वो वायुमंडल से अवशोषित कर सके। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, अमोनियम के फॉर्म में अवशोषित करते हैं। ये याद रखिएगा, अमोनियम आयन के रूप में, NH4+ आयन के रूप में ये अवशोषित करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, सीधे वायुमंडल से तो पौधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते,
तो ये नाइट्रोजन को ही ऐसे रूप में नाइट्रोजन के ऐसे रूपों को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन को, जिसे पौधे अवशोषित कर सकें। तो किस रूप में बदला जाता है? उसे अमोनियन के फॉर्म में बदला जाता है और इसी अमोनियन के फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। क्लियर? और एक और फॉर्म होता है, उसे भी याद रखिएगा, नाइट्रेट, NO3-। ये नाइट्रेट के फॉर्म में भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं पौधे। क्लियर? तो ये दोनों आप याद रखिएगा। NO3- जिसे नाइट्रेट कहा जाता है, नाइट्रेट इस फॉर्म में, और अमोनियम के फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर नाइट्रेट दिया रहे तो वो भी राइट आंसर है, अमोनियम दिया रहे तो वो भी राइट आंसर है। तो पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट अवशोषित नहीं करते हैं वायुमंडल से, तो इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है नाइट्रोजन को अलग फॉर्म में बदलने की। तो किस फॉर्म में बदला जाता है नाइट्रोजन को? अमोनियम के फॉर्म में और नाइट्रेट के फॉर्म में बदला जाता है, ये NO3-। तो इस फॉर्म में नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं। और याद रखिएगा, डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज़ नहीं करते हैं पौधे, नाइट्रोजन को परिवर्तित किया जाता है अमोनियम में और नाइट्रेट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मानव जीनोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मानव जो जीनोम है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, बताइए कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन है आप सबके सामने 22, 23, 46, 48। ईजी क्वेश्चन है, बताइए मानव जीनोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जल्दी बता दीजिए कि मानव की जो कोशिकाएं हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, बताइए। आप सबको पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 जो होते हैं वो जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। कहाँ पूछा जाता है ना कि कितने क्रोमोसोम्स हैं जो जोड़े में होते हैं। तो मानव की जो कोशिकाएं हैं, मानव का जो जीनोम है उसमें कितने क्रोमोसोम्स है? गुणसूत्र हैं 46 होते हैं, जिसमें से 23 कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। क्लियर? तो मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। जोड़े में कितने हैं? 23। मांसपेशी कोशिका किस प्रकार की कोशिका होती है? जो मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं, मांसपेशी कोशिका वो किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन है आप सबके सामने, न्यूरॉन, संपर्क कोशिका, तंतु कोशिका या ग्लैंडर कोशिका। बताइए जो मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बताइए। इन्हें मायोसाइट्स कहा जाता है। देखिए मांसपेशी कोशिका को क्या कहा जाता है? मायोसाइट्स। ठीक है, अगर ये नाम दिया जाए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मायोसाइट्स बोला जाता है इनको, ये भी ठीक है। ये किस फॉर्म में होती है, किस प्रकार की कोशिका होती है? तो ये तंतुमय फाइबर कोशिका होती। कैसी? तंतुमय फाइबर कोशिकाएं होती हैं, ये फाइबर कोशिकाएं होती। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में है क्या? तंतुमय फाइबर कोशिकाएं। तो जो मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? तंतुमय फाइबर संरचनाएं होती हैं जो शरीर में संकुचन और गति दोनों के लिए जिम्मेदार होती हैं। किसके लिए? संकुचन और गति दोनों के लिए जिम्मेदार होती हैं मांसपेशी कोशिकाएं। गति के लिए जिम्मेदार होती। क्लियर? तो मांसपेशी कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? मांसपेशी कोशिकाओं को मायोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। और ये कैसी कोशिकाएं हैं? तंतु कोशिकाएं या फाइबर कोशिकाओं के रूप में जानी जाती हैं। इनका काम क्या होता है? ये शरीर में संकुचन और गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्लियर? तो संकुचन और गति के लिए जिम्मेदार कौन सी होती हैं? यही मांसपेशी कोशिकाएं। और इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तंतु कोशिका या फाइबर कोशिका के रूप में। और यही शरीर में गति के लिए भी जिम्मेदार हैं, संकुचन के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो मांसपेशी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? तंतुमय या फाइबर कोशिकाएं। ठीक है, चलिए। और यही मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर को क्या प्रदान करती हैं? गति प्रदान करती हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तंतु कोशिका, हाँ। रेडियो एक्टिव क्षय किस प्रकार की विकिरण उत्पन्न करती है? जो रेडियो एक्टिव क्षय है वो किस प्रकार की विकिरण उत्पन्न करती है? चलिए रेडियो एक्टिव क्षय है क्या, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय किस प्रकार के विकिरण उत्पन्न करती है, बताइए। अल्फा, बीटा, गामा या सभी? मुझसे पहले चलिए आप बताइए कि रेडियो एक्टिव जो क्षय है वो किस प्रकार की विकिरण को उत्पन्न करता है। चलिए बताइए कि रेडियो एक्टिव क्षय वो किस प्रकार के विकिरण उत्पन्न करता है। तो देखिए जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है वो कौन सी घटना होती है? रेडियो एक्टिव क्षय में जो ये परमाणु है उसका ये नाभिक होता है। किसी भी परमाणु का ये नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक से विभिन्न प्रकार के कण और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित होती है।
किसी भी परमाणु के नाभिक से विभिन्न प्रकार के कण और ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और इन्हीं कण और ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है, तो इन्हें कहा जाता है विकिरण। विकिरण, और इन्हीं विकिरणों को जाना जाता है अल्फा, बीटा और गामा के नाम से। तो ये होती है रेडियो एक्टिव क्षय की घटना कि किसी भी परमाणु के नाभिक से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और कण क्या होते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं, और यही क्या कहलाती है, इन्हीं को विकिरण कहा जाता है, और ये विकिरण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा के रूप में। तो रेडियो एक्टिव क्षय किस प्रकार की विकिरण उत्पन्न करेगा? रेडियो एक्टिव क्षय पहले तो जानना जरूरी है, घटना क्या है। तो रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान किसी भी परमाणु के नाभिक से विभिन्न प्रकार के कणों और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन होता रहता है, और यही उत्सर्जन जो होता है कणों और ऊर्जा का, उन्हें क्या कहते हैं, विकिरण कहा जाता है। और ये विकिरण कौन सी होती है? अल्फा, बीटा और गामा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कि रेडियो एक्टिव क्षय किस प्रकार की विकिरण उत्पन्न करता है, तो अल्फा, बीटा और गामा, और ये सभी। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। और रेडियो एक्टिव क्षय किस प्रकार की घटना है कि किसी भी परमाणु के नाभिक से लगातार कणों का और ऊर्जा का स्थानांतरण होना, और ये जो कण और ऊर्जा निकलते हैं इन्हीं को विकिरण कहा जाता है, और यही विकिरण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो रेडियो एक्टिव क्षय किस प्रकार के विकिरण उत्पन्न करेगा? सभी, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों प्रकार के। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, कोशिका की दीवार में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं ये बता दीजिए आप सब। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बताइए जल्दी। बताया था मैंने कि क्रोमोसोम्स, जब मैंने आपको साइंस की पुरानी मैराथन क्लासेस करवाई हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इस क्लास के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। वहाँ एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा के लिए बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, मैराथन टॉपिक वाइज, साइंस के वीडियो, साइंस के टेस्ट, सोशल साइंस की वीडियो टेस्ट टॉपिक वाइज, उन्हें देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं बता दीजिए कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के, बताइए, नाभिक में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, न्यूक्लियस में। तो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? कोशिका के नाभिक में, यहाँ क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे, और यहीं पे डीएनए भी पाया जाता है। क्लियर? तो कोशिका के नाभिक में डीएनए क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यहीं पे डीएनए भी होता है। और मानव बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। क्लियर? चलिए, तो गुणसूत्र कहाँ पाए जा रहे हैं? कोशिका के नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। किस तत्व की कमी से पोटेशियम तत्व, किस तत्व की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं? देखिए, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो थोड़ा सा इसने मिसप्रिंट कर दिया। पूछा है किस तत्व की कमी से, और फिर इसने खुद ही आंसर बता दिया। चलो ठीक है, अगर हम इस आंसर को ना माने, अगर हम इस आंसर को ना माने और अगर हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें कि किस तत्व की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं, और ऑप्शन दिया गया है आपके सामने नाइट्रोजन, फास्फोरस, और यहाँ पे हो जाता पोटेशियम, पोटेशियम और हो जाता कैल्शियम, तो क्या राइट आंसर होता बताइए? किस तत्व की कमी से पत्तियां पीली हो जाती? हरी पत्तियां होती हैं ना, तो पत्तियों में कोई रोग होता होगा तो वो पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो बताइए किस तत्व की कमी से है जिससे जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। बताइए। जब पौधे में पोषक तत्व की कमी होती है तो उसमें सबसे पहले पत्ती पीली होने का कारण होता है पोटेशियम, और दूसरे नंबर पे कारण होता है नाइट्रोजन। तो अब चूंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपका सामने ऑप्शंस दिए गए थे, जो रियल ऑप्शंस थे, वो थे नाइट्रोजन, फास्फोरस, HCl और कैल्शियम। तो यहाँ पे पोटेशियम तो है नहीं, तो जब पोटेशियम नहीं है तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से भी पत्तियां पीली होती हैं क्योंकि पोषक तत्वों की कमी होती है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन ना होता और यहाँ पे पोटेशियम होता। मैं आपको दोनों स्थितियों में बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाता पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम की कमी से ही जो पत्तियां होती हैं वो पीली होती हैं, और पीली होने का कारण उनकी क्या होता है? पौधों में पोषक तत्वों की कमी होना। क्लियर? और जो पत्तियां पीली होती हैं उनको क्या कहा जाता है? क्लोरोसिस, उन्हें कहा जाता है क्लोरोसिस। तो ये याद रखिएगा, पत्तियों के पीली होने को क्या कहा जाता है? क्लोरोसिस की घटना। और उसमें किसकी कमी से पत्तियां पीली होती हैं? तो पोटेशियम की। अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है तो फिर सेकंड नंबर पे आप नाइट्रोजन लगा के आ सकते हैं। ठीक है, तो किसकी कमी से हो रही है? पोटेशियम की कमी से। और अगर पोटेशियम नहीं है ऑप्शन में तो आप नाइट्रोजन लगा सकते हैं। चलिए, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली क्या काम करती है?
कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है आप सबके सामने अनुवांशिक सूचना धारण, ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसपोर्ट नियंत्रण, प्रकाश संश्लेषण। क्या काम होता है कोशिका झिल्ली का, बताइए। कोशिका की जो झिल्ली है वो क्या काम करती है, बताइए। चलिए, कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? कोशिका झिल्ली बेसिकली कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों की आवागमन को नियंत्रित करती है। मान लीजिए ये कोशिका है, ये है कोशिका, ठीक है, ये कोशिका है और बाहर है कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या करती है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ आएगा, कौन सा पदार्थ नहीं आएगा, उसके आवागमन को नियंत्रित करने का काम करती है। तो ये कोशिका झिल्ली क्या कर रही है? कोशिका के अंदर आने वाले जो पदार्थ हैं उनको आने जाने वाले जो पदार्थ हैं उनके आवागमन को नियंत्रित करने का काम कर रही है ये कोशिका झिल्ली। अब बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली क्या करती है? अनुवांशिक सूचना धारण करती है, ऊर्जा उत्पादन करती है, ट्रांसपोर्ट का नियंत्रण करती है। मतलब कि कोशिका के अंदर आने वाले जो भी पदार्थ हैं या कोशिका के अंदर से जाने वाले जो भी पदार्थ हैं उनके आवागमन को नियंत्रित कर रही है, मतलब कि उनके ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित कर रही है। तो बिल्कुल सही, यही कर रही है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा कि ये है कोशिका, ये क्या है, ये है यहाँ पे अंदर कोशिका। तो कोशिका के अंदर आने वाले जो पदार्थ हैं या कोशिका के अंदर से जाने वाले जो पदार्थ हैं उनके आवागमन को नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा होता है? तो वो इस कोशिका झिल्ली द्वारा होता है जो कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, ये कोशिका झिल्ली। तो ये नियंत्रित करती है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ आएगा या कोशिका के अंदर से कौन सा पदार्थ जाएगा। तो कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? कोशिका झिल्ली का। मतलब ट्रांसपोर्ट नियंत्रण यानी कि वाहन नियंत्रण किसका काम है? ये कोशिका झिल्ली का काम। क्लियर? चलिए, मैं इसलिए डायग्राम बना देती हूँ क्योंकि डायग्राम से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। इस वजह से किस प्रकार के जीव पूरे जीवन काल में परिवर्तन से गुजरते रहते हैं? किस प्रकार के जीव हैं जो अपने पूरे जीवन काल में परिवर्तन से गुजरते हैं? ऑप्शन है आपके सामने मनुष्य, अखेरों, कीट, पेड़ पौधे। ऐसे कौन से जीव हैं जो अपने पूरे जीवन काल में विभिन्न तरीके से परिवर्तन से गुजरते हैं? और अगर परिवर्तन से गुजर रहे हैं तो जरूर उनमें कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा। अगर लगातार परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब है उनमें लगातार कोशिका विभाजन की घटना हो रही है, लगातार कोशिका विभाजन हो रहा है। और कोशिका विभाजन लगातार किन जीवों में होता है? कोशिका विभाजन लगातार कीटों में होता है, जैसे मकड़ी है, मेढक है, तितली है, मेढक है, अरे अच्छे से लिख भाई, तितली, मेढक, इनमें क्या होता है? इनमें कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से इन्हें इनके पूरे जीवन काल में विभिन्न तरीके के परिवर्तन देखने मिलते हैं और ये अपने पूरे जीवन काल में विभिन्न तरीके के परिवर्तनों से गुजरते हैं। और विभिन्न तरीके के परिवर्तनों से गुजरने का कारण क्या है? क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है। क्लियर? तो कोशिका वृद्धि या इनके शारीरिक विकास में अचानक परिवर्तन हो रहा है क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन या कोशिका वृद्धि लगातार हो रही है। और ऐसे कौन से जीव होते हैं? कीटों में भी कौन आता है? जैसे तितली है, मेढक। क्लियर? तो किस प्रकार के जीव अपने पूरे जीवन काल में परिवर्तन से गुजरते हैं? तो अपने पूरे जीवन काल में परिवर्तन से गुजरने वाले होते हैं कीट, क्योंकि उनमें कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि की घटना बहुत ज़्यादा होती है। और उनमें अगर उदाहरण पूछ ले, एग्जाम्पल्स पूछ ले, तो जैसे उदाहरण है तितली है, मेढक है। क्लियर? चलिए, जितने भी कीट होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अपने पूरे जीवन काल में परिवर्तन से गुजरते रहते हैं। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या होती है? ऑक्सीडेशन क्या होती है बताइए। ऑप्शन है आप सबके सामने, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन खोना, प्रोटॉन खोना, न्यूट्रॉन खोना। देखिए, कुछ चीज़ें जैसे ऑक्सीकरण है, अपक्षय है, कुछ टर्म साइंस के मैंने इसके पहले भी क्लासेस अपलोड की हुई है। ये तो लास्ट की प्रैक्टिस क्लास चल रही है, अब आपके सामने एग्जाम है आपके कुछ दिन बाद, ये प्रैक्टिस क्लास है। इसके पहले भी इसी तरह MCQ फॉर्म में ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई गई है। साइंस के टेस्ट अपलोड किए गए हैं, प्रॉपर सोशल साइंस के प्रॉपर टेस्ट अपलोड किए गए हैं। प्लेलिस्ट वाले आप ऑप्शन में जाएंगे, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। सोशल साइंस में भी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं क्योंकि वहाँ इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए। इसके बाद क्लास देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में देखिए क्या होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खोता है।
इसके कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कोई जो पदार्थ होता है ऑक्सीडेशन में वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को खोता है, इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ता है क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है उसमें ये टर्म्स याद रखिएगा कि क्या क्या होता है। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोया जाता है, ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ये होती है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर है, ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो रही है और इसमें क्या बन रहा है, CuO बन रहा है, और इसमें ऑक्सीकृत क्या हो रहा है, इसमें कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये कैसी प्रक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में क्या क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है वो इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और कैसे, ये कॉपर था, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, चूंकि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। इस कॉपर ऑक्साइड में अगर पूछ ले कि क्या हो रहा है, इस कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कौन हो रहा है, तो ऑक्सीकृत कौन हो रहा है, कॉपर हो रहा है। तो किसी भी तरह की ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन जब नाम है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी और हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। क्लियर। तो अब देख लीजिए क्या बोला है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में कौन सी घटना घटित होती है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है। इलेक्ट्रॉन खोता है, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन खोता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खोता है। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खोया जाता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, मतलब हाइड्रोजन निकलती, और कॉपर ऑक्साइड इसका प्रमुख उदाहरण है। क्लियर। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अवयव रक्त के निर्माण में सहायक है, रक्त के निर्माण में कौन सा सहायक होता है, बताइए। ब्लड के निर्माण में कौन सा अवयव सहायक है, ऑप्शन है आप सबके सामने, लीवर, पित्ताशय, गुर्दा या प्लीहा। बताइए, रक्त के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक होता है, इसे कहते हैं प्लीहा। रक्त के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है, ये जो प्लीहा होता है ये बेसिकली जब भ्रूण विकास होता है, जब भ्रूणावस्था में होता है बच्चा, तो भ्रूण विकास में जो ब्लड का निर्माण होता है उसमें सहायक होता है। तो ये प्लीहा किस में सहायक होता है, जब भ्रूण विकास होता है, भ्रूण विकास होता है उस समय रक्त के निर्माण में ये सहायक होता है, भ्रूण विकास में रक्त निर्माण में सहायक। तो यही पूछा है कि रक्त निर्माण में कौन सा सहायक होता है, तो रक्त निर्माण में कौन सा सहायक होता है, प्लीहा। कौन सा अवयव है जो रक्त के निर्माण में सहायक है, तो प्लीहा और स्प्लीन बोलते हैं इसको। तो वो सहायक होता है जो भ्रूण विकास के दौरान रक्त के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। क्लियर। तो भ्रूण विकास में रक्त निर्माण में सहायक अवयव कौन सा है, तो रक्त निर्माण में सहायक अवयव है प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। चले, तो रक्त का निर्माण कौन कर रहा है भ्रूण विकास के दौरान, प्लीहा। कभी कभी इतनी हिंदी दे देती है कि आंसर भी फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। गति, वेलोसिटी और चाल, स्पीड में क्या अंतर है, गति और चाल में क्या अंतर है, वो एक ही है। गति एक दिशा सहित माप है और चाल नहीं, चाल दिशा सहित माप है, गति नहीं, दोनों दिशा सहित माप है। अरे घुमा के पूछा है, पूछ सिर्फ इतना रहा है कि गति और चाल कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि। बेसिकली पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। तो आप सबको पता है गति कैसी है, गति वेलोसिटी कैसी है, ये सदिश राशि, सदिश राशि है। और चाल कैसी है, चाल है अदिश राशि। सदिश राशियां कौन सी होती हैं, सदिश राशियां वो होती हैं जिन्हें जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताती हैं। तो सदिश राशियां कौन है, जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताती हैं, और जो अदिश राशि होती हैं वो सिर्फ परिमाण बताती हैं। क्लियर। तो सदिश, आज हमारे यहाँ दुर्गा जी विसर्जित हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर अगर आपको आ रहा हो तो थोड़ा सा रुक जाइए। नवरात्रि ख़त्म हो गई हैं, आज दशहरा है, आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं।
शोर आ रहा है तो मुझे लग रहा है कहीं आप वॉइस में भी शोर ना आए। तो गति कैसी है? गति सदिश राशि है। सदिश राशियां वो होती हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी बताने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। तो सदिश राशियां कौन है? जिन्हें परिमाण के साथ साथ जो दिशा भी बताती हैं। और अदिश राशि कौन है? जो सिर्फ परिमाण बताती, जो सिर्फ क्या है? परिमाण बताती हैं। और सदिश राशि परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताती हैं। बस इतना ही पूछा था कि गति चाल में कौन सदिश है और कौन अदिश। अब बता दीजिए, गति सदिश राशि है, मतलब गति एक दिशा सहित माप है, चाल नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि जो चाल है वो अदिश राशि है। और चाल को डिफाइन करने के लिए, चूंकि ये अदिश राशि है इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है। तो गति कैसी है? गति एक दिशा सहित माप है। दिशा सहित का मतलब होता है सदिश, दिशा सहित का मतलब होता है सदिश। और चाल नहीं मतलब कि ये अदिश राशि। क्लियर? तो अदिश राशि कौन सी है? चाल। और सदिश राशि कौन सी है? गति। तो गति कैसी हो गई? गति मैंने आपको बताया कि सदिश राशि है जिसे बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। चाल कैसी है? एक अदिश राशि है जिसे बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण से काम चल जाता है। तो वही पूछा था दोनों में अंतर। तो कहा है कि गति कैसी है? एक दिशा सहित है। दिशा सहित है मतलब सदिश राशि है। बिल्कुल, हमने जाना कि गति सदिश राशि है। और चाल को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये अदिश राशि है। तो बिल्कुल सही, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि गति कैसी है? एक दिशा सहित माप है, मतलब सदिश राशि है। और चाल कैसी है? अदिश। तो गति और चाल में अंतर याद रखिएगा कि गति कैसी है? सदिश। सदिश को बताने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है। और चाल कैसी है? अदिश राशि। और अदिश को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण से काम चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ऊष्मीय ऊर्जा के रूपांतरण नहीं है? कौन सी क्रिया है जो ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण नहीं है? होम ब्लोवर को गर्म हवा देना, बिजली से बल्ब का चमकना, शरीर द्वारा खाना पचना और बिजली का पानी का जमना। तो कौन सी क्रिया है जो ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण नहीं है, जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं बदल रही है? ऐसा कौन सा उदाहरण है इसमें जिसमें ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है? देखिए, होम ब्लोवर क्या करता है? होम ब्लोवर बिजली से चलता है, ठीक है। तो ये जो बिजली की ऊर्जा होती है और ये गर्म हवा देता है, तो ये बिजली की ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर रहा है? गर्मी में परिवर्तित कर रहा है। गर्म हवा दे रहा है तो ये गर्मी में परिवर्तित कर रहा है, ठीक। बिजली से जो बल्ब चमक रहा है, तो इसमें जो बिजली की ऊर्जा है, जो बिजली की ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो रही है? प्रकाश में। तभी तो बल्ब प्रकाश दे रहा है, प्रकाश में। और गर्मी में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। हम जो खाना पचता है हमारे शरीर में, जो शरीर में हमारे खाना पचता है वो क्या है? भोजन से एक ऊर्जा निकलती है। जब भोजन पचता है तो भोजन से क्या निकलती है? भोजन से ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा, इस ऊर्जा के दौरान ऊष्मा का उत्पादन भी होता है, तो इसमें भी रूपांतरण हो रहा है। लेकिन पानी का जमना देखिए, जो पानी का जमना है वो पानी का जमना तो एक भौतिक प्रक्रिया है। पानी का जमना क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है? पानी की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जब पानी जम रहा है तो इसमें पानी की क्या हो रहा है? पानी की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो पानी की जो अवस्था में परिवर्तन है वो कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है, ना कि ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। तो अब आप देख लीजिए राइट आंसर कि कौन सी क्रिया है जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण नहीं हो रहा है, पूछा था, नहीं है। तो होम ब्लोवर बिजली से चलता है तो बिजली ऊर्जा का गर्मी में परिवर्तन हो रहा है, तो ये तो रूपांतरण हो रहा है, ठीक है। बिजली से बल्ब चमक रहा है तो बिजली ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। बल्ब चमक रहा है तो प्रकाश, और जब बल्ब जलता है तो गर्मी उत्पन्न होती है, तो गर्मी भी उत्पन्न हो रही है। ये भी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण है, ठीक है। शरीर के द्वारा जब खाना पचता है, तो जब भोजन पचता है तो उससे ऊष्मा निकलती है, इसमें भी रूपांतरण हो रहा है। लेकिन जो पानी का जमना है, ये पानी का जमना, ये किसी भी तरह का ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण है? नहीं है। ये एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया ऐसे है कि पहले पानी तरल अवस्था में था, फिर पानी जम गया, तो उसकी सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, ना कि किसी प्रकार की उससे ऊर्जा निकल रही, ना कि किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो ऊष्मीय पानी में क्या हो रहा है? एक अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ना कि किसी तरह से ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण पानी के जमने में नहीं है, ये एक तरह का अवस्था परिवर्तन की घटना है। क्लियर? तो अवस्था परिवर्तन की घटना है, ना कि ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। तो राइट आंसर हो जाएगा पानी का जमना। और इसके साथ ही मुझे अब पानी पीना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? बताइए। अम्लीय वर्षा एसिड रेन किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? जल्दी बताइए। देखिए, अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और एक गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरी कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो दो गैसें हैं वो एसिड रेन के लिए बहुत ज़्यादा कारण बनती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और ये वायुमंडल से ये गैसें जाती हैं, वहाँ ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद जो पानी आता है उसमें कई तरीके के जहरीले तत्व होते हैं, उसी को एसिड रेन बोलते हैं। और इसी एसिड रेन के कारण एक घटना पूछी जाती है अधिकतर कि ताजमहल का पीला होना। ताजमहल का रंग कैसा है? ताजमहल का रंग सफ़ेद है क्योंकि ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला हो रहा है। तो ताजमहल के पीले रंग का कारण क्या है? यही एसिड रेन ही कारण है। तो अधिकतर ये सवाल आता है कि जो ताजमहल का पीला रंग है वो क्यों हो रहा है? तो जो ताजमहल का पीला रंग है वो बेसिकली किस कारण से हो रहा है? इसी एसिड रेन के कारण। और एसिड रेन के लिए जो जिम्मेदार गैसेस हैं वो कौन सी हैं? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इन गैसों के कारण एसिड रेन की घटना होती है। और एसिड रेन ये बहुत ज़्यादा वायुमंडल के लिए भी खराब है। और जैसे हमारा आप सबको पता है ताजमहल क्या है? ताजमहल यूनेस्को साइट भी है, ताजमहल हमारे देश की पहचान भी है। और ऐसी स्थिति में इतनी सुंदर इस वास्तुकला में इस तरीके की घटना होना कि उसका रंग लगातार पीला होना, ये चिंता का विषय है। और ये किस कारण होता है? ये इसी एसिड रेन के कारण होता है। तो क्या है एसिड रेन की प्रमुख गैस के कारण? किन गैसों के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। धारा, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज बटे समय। इसने तो फॉर्मूला ही दे दिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में फॉर्मूला ना दे, बस इतना बोल दे कि जो चार्ज है, चार्ज वो दिया, चार्ज कितना दे दे? चार्ज 10 कूलम, ठीक है। और टाइम कितना दे दे? 2 सेकेंड। और बोल दे कि धारा निकालिए, करंट निकालिए, धारा निकालिए। ये फॉर्मूला नहीं भी दे सकता है आपके सामने, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे फॉर्मूला है तो वहाँ फॉर्मूला दे। तब आप कैसे निकालेंगे? तो आप सबको पता है, याद रखना होगा आपको कि जो धारा यानी कि करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज बटे समय। यहाँ तो दिया है फॉर्मूला, वहाँ सिर्फ इतना कह देगा कि चार्ज इतना है, टाइम इतना है, करंट निकालिए। तो धारा याद रखिएगा, जो धारा यानी कि करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज बटे समय। तो चार्ज दिया है 10 कूलम, समय दिया है 2 सेकेंड, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5। और धारा, विद्युत धारा किसमें? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। और कभी कभी तो कंफ्यूज करने के लिए और भी आपको दिक्कत कर देता है, कंफ्यूज करने के लिए कह देगा 5A और अलग अलग चार्जेस दे देगा, 5 न्यूटन, 5 कूलम। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ही मात्रक क्या होता है धारा का, तब आप जान पाएंगे कि 5 एम्पियर। मान लीजिए यहाँ पे लिख देता, यहीं पे सब जगह लिख देता, जैसे 5 आया, 5 एम्पियर, 5 न्यूटन, 5 कूलम, 5 पास्कल। तो आपको पता होना चाहिए ना कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तब तो आप लगा के आएंगे, क्योंकि 5 तो आ रहा है, 10/25 आपको पता है, लेकिन मात्रक क्या है? एम्पियर है, पास्कल है, तो ये सब भी पता होगा, तब आप निकाल के आएंगे कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। यहीं पे मान लीजिए दिया होता 5 न्यूटन, 5 पास्कल, 5 कूलम, सब 5 दिया होता, फिर क्या करते आप? तो जब आपको पता होगा कि धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है तो आप राइट आंसर लगा के आ जाते 5 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एग्जाम हॉल में ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको दिया रहे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है चार्ज बटे समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है वो किस नियम का पालन करती है? प्रकाश के जो परावर्तन की घटना है वो किस नियम का पालन करती है? बताइए। प्रकाश के परावर्तन की घटना किस नियम का पालन करती है? ऑप्शन दिए गए हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण का 2 गुना होता है, या कोई नियम नहीं होता है? परावर्तन की घटना क्या होती है बताइए। तो आपको पता है कि परावर्तन के नियम में क्या होता है? परावर्तन के नियम में होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है? बराबर होता है। आपतन कोण
परावर्तन कोण और आपतन कोण पर अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और यही होता है परावर्तन का नियम। यही क्या होता है? परावर्तन का नियम। और परावर्तन के नियम को मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि आपतन कोण, ये है आपतन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहाँ पे जो प्रक्षिप्त कोण लिखा है वही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान में के बराबर होता है। और तीसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण पर अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यही है परावर्तन का नियम। तो वही बोला है कि परिवर्तन का नियम किसका पालन कर रही है? तो परावर्तन का नियम आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि प्रक्षिप्त कोण के मान के बराबर होता है। सॉरी। तो यही है परावर्तन का नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण पर अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और यही कहलाता है परावर्तन का नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन की घटना किस नियम का पालन कर रही है कि आपतन कोण किसके बराबर है? परावर्तन कोण के बराबर। और अगर तीसरा नियम ये भी लिखा होता कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ये किसका नियम है? तो ये परावर्तन का नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आप सबके सामने, संपर्क, माइटोसिस, डिजेनरेशन, संक्रमण। क्या बोला जाता है बताइए? कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है माइटोसिस के नाम से, और इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं इसको? समसूत्री विभाजन। और इस समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक जनन कोशिका होती है, वो दो अपनी पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। समसूत्री विभाजन कैसी घटना होती है? इसमें होती है एक जनन कोशिका, और वो किस में बटती है? दो अपनी, इसी को हिंदी में बोला जाता है दो पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। और ये जो दो पुत्री कोशिकाएं उसकी होती हैं, इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इसी जनन कोशिका के जैसे होते हैं। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को माइटोसिस कहा जाता है, मतलब समसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक होती है जनन कोशिका, वो बट जाती है अपनी दो पुत्री कोशिकाओं में। ठीक है, और ये पुत्री कोशिकाओं के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जनन कोशिका के जैसे ही होते हैं। ये जो इन दोनों के क्रोमोसोम्स है, ऑब्वियस सी बात है कि जब इसी से जन्मे हैं तो क्रोमोसोम्स किसके जैसे ही होंगे? जनन कोशिका के जैसे ही होंगे। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइटोसिस। इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है? इंग्लिश में बोले तो माइटोसिस और हिंदी में आए तो समसूत्री विभाजन। और इसमें एक जनन कोशिका दो में बट रही है और इसमें के जो क्रोमोसोम्स हैं वो जनन कोशिका के बराबर। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइटोसिस। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से यात्रा कर सकती हैं? बताइए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस माध्यम में यात्रा कर सकती हैं? ऑप्शन है आप सबके सामने, निर्वात, ठोस, तरल, गैस। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से यात्रा कर सकती हैं? जल्दी बता दीजिए। आप सबको पता है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी तरंगे होती हैं? वो होती है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे होती हैं। और यांत्रिक तरंगों को आप सबको पता है प्रवहित होने के लिए या चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों को किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। और यहीं पे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बताया था मैंने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? बताइए कमेंट करके। बताया था मैंने आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे तब टेस्ट के दौरान। तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो माध्यम कैसे हो सकते हैं? ठोस हो सकते हैं, वो माध्यम द्रव हो सकता है, वो माध्यम गैस हो सकता है। क्लियर? तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा यहाँ पे होना चाहिए था, किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं पूछना चाहिए। तो किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो आप सबको पता है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम होते हैं ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें तो चलेगी ध्वनि तरंग। द्रव है मतलब द्रव है, तरल है, इसमें भी चलेगी। गैस है मतलब इसमें भी चलेगी।
तो किसमें नहीं चलेगी ध्वनि तरंग? निर्वात में, क्योंकि निर्वात में कौन सी चलती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो किसमें नहीं चलेगी ध्वनि तरंगे? निर्वात में नहीं चलेंगी, और बाकी इन तीनों में चलेंगी, ठोस, तरल, गैस में, क्योंकि ध्वनि तरंगों को ही जाना जाता है यांत्रिक तरंग के रूप में, और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है? ध्वनि तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो माध्यम के लिए जिसकी आवश्यकता है वो होता है यांत्रिक तरंगे, और जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा कि जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है वो कौन सी हैं? वो यांत्रिक तरंगे हैं, और जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है वो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, वो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो पूछा था ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं करेंगी? तो नहीं करेंगी निर्वात। ठीक है, चलिए चालक और अवचालक में क्या अंतर है बताइए? चालक और अवचालक में क्या अंतर? चालक, कंडक्टर और अचालक, इंसुलेटर में क्या अंतर है बताइए? चालक विद्युत धारा को संचालित करता है, अवचालक नहीं करता। अवचालक धारा को संचालित करता है, दोनों समान हैं। चालक अवचालक को निष्क्रिय कर देता है। इजी सवाल है, बताइए चालक और अवचालक में क्या अंतर होता है बताइए? देखिए, जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें विद्युत और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। विद्युत को और ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है, चालक पदार्थों में प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, बल्कि जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें नहीं। तो चालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें किसको? विद्युत को और ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, इनमें आप विद्युत को आसानी से प्रवाहित कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चालक पदार्थ। और इसके विपरीत अचालक कौन से होते हैं? अचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें आप विद्युत ऊष्मा को प्रवाहित नहीं कर सकते हो, जैसे आप रबड़, लकड़ी, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आप विद्युत और ऊष्मा को प्रवाहित नहीं कर सकते। तो वही पूछा था कि चालक पदार्थ क्या और अवचालक में क्या अंतर है। तो चालक विद्युत धारा को संचालित करते हैं, चालक में विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित की जा सकती है, जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है। लोहे की छड़ में जब करंट फंस जाता है ना, अच्छे नहीं निकाल पाते उसको, क्योंकि लोहा एक चालक पदार्थ है, उसमें विद्युत ऊष्मा प्रवाहित की जा सकती है। और अवचालक कौन सा होता है? तभी जब लोगों को करंट लगता है तो किससे हटाया जाता है? लकड़ी से। लकड़ी मारी जाती है उस पर, क्योंकि लकड़ी में विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये कैसे कहलाते हैं? अचालक पदार्थ होते हैं। तो चालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, और अवचालक होते हैं जिसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, चलिए अवचालक में है रबड़ है, लकड़ी है। तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और पीरियड में क्या संबंध होता है? तरंग की जो आवृत्ति होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, और उसकी अवधि यानी कि जो उसका टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या संबंध बताया जाता है बताइए? ऑप्शंस देखिए, बताइए कि तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो अवधि है उसमें क्या अंतर होता है। देखिए, जो तरंग की आवृत्ति होती है वो क्या होती है वो जान लीजिए। किसी भी तरंग की जो आवृत्ति होती है वो किसी तरंग के 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या होती। कोई तरंग है वो 1 सेकंड में कितने चक्र पूरे कर रही है? पूरे किए गए चक्रों की संख्या क्या होती है? आवृत्ति कहलाती है। किसी तरंग के 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, किसी तरंग के 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी कि आवृत्ति कहलाती है। और इसे अगर फॉर्मूले के फॉर्म में कहें तो 1 सेकंड में पूरे किए गए, 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या मतलब 1/T। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। तो आवृत्ति किसी तरंग के 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को दर्शाता है। तो तरंग की आवृत्ति और पीरियड में क्या अंतर हो जाएगा कि तरंग की आवृत्ति क्या है? कोई तरंग है वो घूम रही है, वो घूमने के दौरान 1 सेकंड में वो कितने चक्र पूरे कर पा रही है, उसी को बोलते हैं उसकी आवृत्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 1/T। क्लियर? तो आवृत्ति याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा कि वो क्या होती है? किसी तरंग के 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या। फॉर्मूला इसका क्या होता है? F इक्वल टू F है फ्रीक्वेंसी, 1/T।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। तो तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है? कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितने चक्रों को पूरा कर लेती है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्टेज की इकाई क्या है बताइए? वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या है? वॉट, ओम, वोल्ट, जूल। बताइए। आप सबको पता है कि वोल्टेज का जो एसआई मात्रक है वो है वॉट। ओम किसका है? ओम है प्रतिरोध का। सॉरी, वॉट किसका है? अरे वॉट किसका है भाई? बताइए। पावर का है, शक्ति का है वॉट। पावर का, शक्ति का क्या है? वॉट। ओम किसका है? प्रतिरोध का है। पूछा क्या है? वोल्टेज, वोल्ट। वोल्टेज का क्या है? वोल्ट। जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का। इसलिए कहा जाता है कि एसआई मात्रक जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक क्वेश्चन एसआई मात्रक से बिल्कुल फिक्स है, और जब एक क्वेश्चन फिक्स है तो हम क्या वो उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते? जो चीज़ हमें पहले से पता है कि आनी ही है तो हम उसके लिए क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और सिली मिस्टेक्स ना होनी चाहिए वहाँ पे। वही चीज़ हमें आगे लेके जाएगी। तो एसआई मात्रक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो क्या पूछा गया था कि वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ओम का क्या है? प्रतिरोध। जूल कार्य और ऊर्जा का है। ठीक है, चलिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। शक्ति यानी पावर का क्या होता है? वॉट। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? जूल। चलिए आगे बढ़िए। यदि एक गैस के आयतन को दुगना करने पर तापमान स्थिर हो तो दबाव क्या होगा? आप ये बताइए। मैंने आपको बॉयल का नियम बताया था क्या? हाँ बताया था, टेस्ट में ही बताया है बॉयल का नियम मैंने आपको। वही कह रहा है। अब देखिए, मैंने बॉयल का नियम इतने अच्छे से समझाया है कि अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बॉयल का नियम ही है। किसी गैस के आयतन को दोगुना करने पर तापमान स्थिर हो तो दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें 3 तत्व हैं। तापमान, दूसरा है दबाव, और तीसरा है आयतन। कह रहा है कि तापमान स्थिर है। क्या कहा जा रहा है? कि जो इसका तापमान है वो स्थिर है। ठीक है। कह रहा है दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आयतन कह रहा है कि दोगुना है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा कौन सा नियम है जिसमें तापमान, दाब और आयतन है? तो ये है बॉयल का नियम। और बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर जब तापमान स्थिर होता है तो स्थिर टेम्परेचर पर किसी भी वस्तु का जो आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी वस्तु का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम कहता है। तो तापमान स्थिर है, ठीक है। कह रहा है कि आयतन को दोगुना करना है। आयतन को दोगुना करना है। तो यदि आप ये बताइए, यदि आयतन दोगुना हुआ तो ये तो दाब तो व्युत्क्रमानुपाती है। ये है दाब, ये है आयतन, ये है आयतन। तो यदि आप मुझे ये बताइए कि अगर ये व्युत्क्रमानुपाती हैं ये दोनों, तो आयतन अगर बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? घट जाएगा। और यदि दाब बढ़ेगा तो आयतन घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हैं, उल्टे हैं। तो यदि आयतन बढ़ा, आयतन को दोगुना बढ़ाया गया तो अपने आप दाब आधा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा अपने आप घट जाएगा। और यही कहता है बॉयल का नियम कि किसी भी वस्तु का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब ये बॉयल का नियम कह रहा है तो जब आयतन दोगुना करेंगे तो जो दाब है वो अपने आप आधा हो जाएगा। तो अगर आयतन को दोगुना किया जा रहा है स्थिर तापमान पर तो बॉयल के नियम के अंतर्गत दाब कैसा हो जाएगा? दाब अपने आप आधा हो जाएगा, क्योंकि नियम खुद कह रहा है कि किसी भी वस्तु का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि आयतन को दोगुना करो, आयतन आप बढ़ाओगे तो दाब अपने आप घट जाएगा, और यदि दाब बढ़ाओगे तो आयतन अपने आप घट जाएगा। और ये किसका नियम है? यही कहलाता है बॉयल का नियम। तो कैसे भी पूछ सकता है किसी भी प्रकार से कि बॉयल के नियम का सूत्र क्या है। जब से इसने घुमा के क्वेश्चन कर लिया, तो जिन्होंने बॉयल का नियम पढ़ा है उन्हें पता है कि हाँ यार बॉयल के नियम में ये 3 तत्व तो बॉयल के नियम के ही हैं, स्थिर तापमान पर दाब और आयतन। तो वो आसानी से कर लेगा। जिसने नहीं पढ़ा है वो हो गया। इसी वजह से जब कोई नियम पढ़ाया जाता है, जब कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे पढ़ाया जाता है आपको, कि चीज़ें एक जगह आपको कई सारी पता चल जाएं। तो वही थोड़ा सा याद रखिएगा कि स्थिर तापमान पर किसी भी वस्तु का आयतन उसके दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? बॉयल का नियम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? प्रयास यही कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सके उनकी प्रैक्टिस करवाई जा सके।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? बताइए कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है? जल्दी बता दीजिए कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? ये मुझे बताना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ऑक्सीजन है क्या? बताइए कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? चलिए बताइए। इतने सरल क्वेश्चन मैं नहीं बता रही। इतनी सारी मैराथन क्लासेस डालने के बाद, टेस्ट अपलोड करने के बाद, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के बाद मैं आपको ग्रीन हाउस गैस बताने जाऊँ कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। बताइए मुझे कौन सी है। आरबीसी किस गैस को ले जाती है? लाल रक्त कणिकाएं किस गैस को प्रवहित करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो आप सबको पता है आरबीसी क्या काम करती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। तो बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए कौन सी जिम्मेदार है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल कितना होता है? तो मैंने बताया था इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वो तो मैं बिल्कुल नहीं बता रही। मैंने बहुत सारे टेस्ट अपलोड किए हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं, साइंस की मैराथन क्लासेस करवाई हैं, बार बार रिपीट करके बताया है कि आरबीसी को क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है। इस वजह से मैं पूछ रही हूँ कि आपका ही रिवीजन हो जाए एक बार। तो लाल रक्त कणिकाएं किसको लेके जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का प्रवहन करती हैं, ऑक्सीजन को प्रवहित करने का काम करती हैं और इनका जीवन काल होता है 120 दिन का। माइटोकॉन्ड्रिया को किसका ऊर्जा का घर कहा जाता है? अरे इसको भी बताना पड़ जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया किसकी ऊर्जा का घर कहलाता है? ऑप्शन है कोशिका, नाभिक, जैव अभिक्रिया, एंजाइम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसका कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे बढ़िए। जो क्वेश्चंस इजी लगेंगे उन पे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। धरती की वायुमंडलीय, क्योंकि लेकिन रिवीजन ज़रूरी, इजी क्वेश्चंस का रिवीजन ज़रूरी, क्योंकि इसी रिवीजन की कमी के कारण सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होती हैं। तो एक बार नज़र से तो निकलने चाहिए इजी क्वेश्चंस भी। धरती की वायुमंडलीय परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है? ओजोन गैस किस में होती है? ओजोन डे कब मनाया जाता है हर साल? ओजोन डे हर साल कब मनाया जाता है? ओजोन डे हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। कौन सा प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और ये सवाल पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण, जैव विविधता, तो किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ओजोन परत सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत सबसे ज़्यादा पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। थर्मोस्फीयर आयन मंडल होता है और यही आयन मंडल है जहाँ अंतरिक्ष स्टेशन इस्टेब्लिश किए जाते हैं। रेडियो संचार की जो एक्टिविटी होती हैं वो होती हैं थर्मोस्फीयर यानी कि आयन मंडल में। तो आयन मंडल में क्या होता है? विभिन्न तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। एक्सोस्फीयर क्या होती है? ये बताइए, एक्सोस्फीयर क्या होता है? ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है और इसमें कण जो होते हैं ऐसे हवा में घूमते हुए पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। और अणु आपस में बिना टकराए वायुमंडल में तैरते हुए रहते हैं, उसके नाम से ही लग रहा है एक्सोस्फीयर। एक्सोस मतलब सबसे बाहरी परत। ठीक है, चलिए तो कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। और ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को हर दिन, हर बार साल में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। थर्मोस्फीयर आयन मंडल है, याद रखिएगा, जहाँ पे रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश होते हैं। रेडियो संचार में यहीं से गतिविधियाँ प्राप्त होती हैं लोगों को। एक्सोस्फीयर पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। कौन सा अंग है जिसपे पित्त बनता है? कौन सा अंग है जिसमें पित्त रस का उत्पादन होता है, पित्त रस बनता है? अग्नाशय, यकृत जिसको कहते हैं लीवर, प्लीहा या गुर्दा? बताइए। तो आप सबको पता है, अभी हमने पढ़ा है कि ये प्लीहा तो क्या कर रहा था? भ्रूण विकास के दौरान रक्त का निर्माण कर रहा था। ठीक है। लीवर होता है जहाँ पे पित्त रस का उत्पादन होता है और यही पित्त रस किसके पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है ये पित्त रस।
तो अगर पूछ ले कि वसा का पाचन कहाँ होता है, तो वसा का पाचन लीवर में ही होता है। और यहाँ कौन सा रस रिलीज होता है, तो पित्त रस का उत्पादन भी इसी लीवर में होता है। अग्नाशय कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, और यही इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर। गुर्दा है, ये हमारे शरीर को साफ सफाई करने में काम आता है। और प्लीहा मैंने अभी बताया है इसके पहले कि ये भ्रूण विकास के दौरान रक्त के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किस में पित्त बन रहा है, लीवर यानी कि यकृत में पित्त बन रहा है। जीनोम में क्या शामिल होते हैं, बताइए। जीनोम में क्या शामिल होते हैं, जीनोम में क्या शामिल होते हैं? केवल जीन्स, जीन्स प्लस अंतर जीन्स, मतलब जीन प्लस नॉन कोडिंग क्षेत्र, केवल अंतर जीन क्षेत्र, केवल क्रोमोसोम्स। तो बता दीजिए कि जो जीनोम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, बताइए। जीनोम में क्या क्या शामिल होता है? जीनोम में जीन्स और अंतर्जीन दोनों शामिल होते हैं। अंतर्जीन बेसिकली वो क्षेत्र हैं जो प्रोटीन के लिए डिकोडिंग नहीं करते हैं। तो इतना ज़्यादा हो गया, डीप में मत जाइए कि जो प्रोटीन के लिए नहीं करते हैं डिकोडिंग अंतर्जीन वो क्या होता है, सामने एग्जाम है। बस इतना जानिए कि जो जीनोम है उसमें क्या शामिल होते हैं, जीन्स और अंतर्जीन दोनों शामिल होते हैं जीनोम में। तो अगर आ जाए कभी सवाल कि जीनोम में क्या क्या शामिल है, तो जीनोम में जीन्स और अंतर्जीन दोनों शामिल होते हैं। ये एक तरह के आनुवांशिक पदार्थों का पूरा एक सेट होता है। ये जो पूरा है जीनोम, ये सभी तरह के जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, ये आनुवांशिक पदार्थों का पूरा सेट होता है। आनुवांशिक पदार्थों का सेट होता है जिसमें क्या शामिल होता है, जिसमें जीन और अंतर्जीन दोनों शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा जीनोम जो आनुवांशिक पदार्थों का सेट है और उसमें जीन और अंतर्जीन दोनों शामिल हो रहे हैं। किस प्रकार के जीव में कोशिकीय श्वसन नहीं होता है? सीधी सी बात है, किस में कोशिकीय श्वसन नहीं होगा? जिसमें कोशिकाएं नहीं होंगी। अब बता दीजिए कौन होगा? कोशिकीय श्वसन किस में नहीं होगा? जानवर में, पौधे में, वायरस में, कवक में। तो कोशिकीय श्वसन आप सबको पता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोशिकीय श्वसन किस में नहीं होगा? जिसमें किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं होगी। और वायरस में आप सबको पता है कि वायरस में क्या होता है, अपनी कोई कोशिकीय संरचना वायरस की नहीं होती है। वायरस की अपनी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती। तो सीधी सी बात है, जब कोशिकीय संरचना ही नहीं होगी तो कोशिकीय श्वसन भी नहीं होता है। और इसी कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, जीवों को ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज किसके फॉर्म में ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा प्रदान करता है। तो किस प्रकार के जीवों में कोशिकीय श्वसन नहीं होता है? जिसमें कोशिका नहीं होती है। और वायरसेस में, जो वायरस होते हैं उसमें अपनी किसी भी प्रकार की कोशिकीय संरचना नहीं होती, इसी वजह से इसमें कोशिकीय श्वसन भी नहीं होता है। और कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटता है। थोड़ा सा याद रखिएगा ये चीज़ कि कोशिकीय जो श्वसन की प्रक्रिया है इसमें ये थोड़ा सा प्रक्रिया याद रखिएगा कि इसमें ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कोशिकीय श्वसन में हो क्या रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है और एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा उत्पन्न हो रही। क्लियर? तो किस प्रकार के जीव कोशिकीय श्वसन नहीं करते हैं? जिनमें कोशिका संरचना होती ही नहीं है। और कोशिका संरचना किस में नहीं होती है? वायरसेस में अपनी कोई कोशिका संरचना नहीं होती है। और ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिकीय श्वसन बहुत ज़रूरी होता है। ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा उत्पन्न होती। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम परमाणु कितने प्रोटॉन रखता है? हीलियम कितने प्रोटॉन रखेगा? जितनी उसकी परमाणु संख्या होगी। तो हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, बता दीजिए। 1 2 3 4। तो हीलियम की परमाणु संख्या होती है 2। तो ये कितने प्रोटॉन रखेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। आवर्त सारणी पता है ना आप सबको? उस आवर्त सारणी में हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो कितने प्रोटॉन रखेगा? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, लुई पाश्चर, वाटसन। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? बता दीजिए जल्दी से। इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है। 2 तरह की क्वेश्चन आते हैं, मृत कोशिका और जीवित कोशिका। इसका भी बताइए कि कोशिका का जो जनक है वो कौन कहा जाता है, बताइए। कोशिका के जो जनक है वो कहे जाते हैं, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कोशिका के जनक है रॉबर्ट हुक। क्लियर? लुई पाश्चर ने पौष्टिरीकरण की प्रक्रिया दी थी। पौष्टिरीकरण की प्रक्रिया दी थी। डीएनए, वाटसन और क्रिक ने क्या खोजा था? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना। डीएनए की ये जो डबल हेलिक्स संरचना थी उसकी खोज किसने की थी?
वॉटसन और क्रिक ने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। लुई पॉस्चर ने पौष्टिकरण की खोज की थी और वॉटसन और क्रिक ने किसकी खोज की थी? डीएनए की डबल हेलिक्स की खोज की थी। और डार्विन का क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विन का ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत वर्ल्ड फेमस है। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है डार्विन का वो प्रसिद्ध है। तो कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। क्लियर? याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन का था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, लुई पॉस्चर का पौष्टिकरण, वॉटसन और क्रिक का डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना। चलिए आगे बढ़िए। जल क्या है? जल क्या है? अकार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, क्षार है, क्या है? बताइए जल क्या है? एक तरह का अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अम्ल, क्षार। जल्दी बताइए जल क्या है? H2O क्या है? बताइए H2O क्या है? जल्दी बताइए। H2O एक तरह का अकार्बनिक यौगिक है। क्यों अकार्बनिक यौगिक है? क्योंकि इसमें आप याद रखिएगा कि जो जल है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। जल में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। इसमें पहली बात तो H2O में कार्बन ही नहीं होता है। जब कार्बन ही नहीं होगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा? H2O इसमें कार्बन ही नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है। और जब कार्बन ही नहीं होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा? क्लियर? तो अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ऐसे अकार्बनिक कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो जिनमें नहीं होता है वो कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक, जैसे कि CO2। तो अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता है वो होते हैं अकार्बनिक यौगिक। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है CO2। तो जल क्यों हो जाएगा कार्बनिक यौगिक? क्योंकि जल में कार्बन ही नहीं है। तो जब जल में कार्बन ही नहीं है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? तो अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता है वो होते हैं अकार्बनिक। तो जल तो पहले से अकार्बनिक है क्योंकि जल में कार्बन ही नहीं है। जब जल में कार्बन ही नहीं है तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या बनेगा? नहीं बनेगा, तो वैसे ही अकार्बनिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर सवाल भी कभी आ जाए कि अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं। तो जल में तो कार्बन ही नहीं है तो बॉन्ड भी नहीं बनेगा, तो वो कैसे हो जाएगा? अकार्बनिक यौगिक। बल दिया हुआ है 10 न्यूटन और वह 2 मीटर की दूरी पर काम करता है, तो कार्य क्या होगा? फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन का। फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन और वो 2 मीटर की दूरी पर काम करता है। दूरी यानी कि डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 2 मीटर। पूछा गया है कार्य। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कार्य का फॉर्मूला होता क्या है? बताइए। कार्य का फॉर्मूला होता है जो बल लग रहा है गुणे दूरी। बल कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। दूरी कितनी है? 2 मीटर। ये हो जाएगा 20। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 जूल। क्लियर? तो याद रखिएगा कैसे निकाला हमने। और एसआई मात्रक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, कि यदि कोई किसी पर बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और वो 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो सबसे पहले तो कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कार्य क्या होता है? जो बल लग रहा है इंटू दूरी। तो ये हो रहा है 10 × 2 20 और कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 जूल। क्लियर? चलिए थोड़ा सा याद रखा करिए, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा सवाल आ गया तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही काम करेंगे और लास्ट में काम करेगा एसआई मात्रक, जो भी एसआई मात्रक होगा वो। ठीक है? तो कार्य का बराबर बल गुणे दूरी। चलिए आइए बढ़ें आगे। बिजली की खोज किसके द्वारा मानी जाती है? बिजली की खोज, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं बिजली में उनका नामकरण, ये सब की खोज किसके द्वारा मानी जाती है? बताइए। आइंस्टीन, थॉमसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, न्यूटन। बिजली की खोज किसके द्वारा मानी जाती है? देखिए, जो बिजली की खोज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा मानी जाती है। इन्होंने बिजली की छड़ की खोज की, बिजली की छड़ की खोज की इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नाम दिया। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये नाम दिया इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इनके बिजली के क्षेत्र में इनके जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। आइंस्टीन का क्या फेमस है? आइंस्टीन का फेमस है सापेक्षता का सिद्धांत, E=mc²। सापेक्षता सिद्धांत किसका है? आइंस्टीन का है। और सापेक्षता सिद्धांत का फॉर्मूला क्या है? E=mc²। थॉमसन का क्या है? जे.जे. थॉमसन ने क्या खोजा था? जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी।
जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और न्यूटन आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो बिजली की खोज किसने की? बिजली की खोज बेसिकली बिजली की खोज का जो श्रेय है या बिजली की छड़ की खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, और इन्होंने ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नाम दिया, ये शब्द गढ़े थे। अगर कभी आ जाए कि ये जो शब्द हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये किसके द्वारा गढ़े गए, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा ही गढ़े गए थे। क्लियर? तो याद रखिएगा। और आइंस्टीन का क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत इक्वल टू mc²। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और न्यूटन बाबा जी को तो आप सब जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। किस प्रक्रिया द्वारा जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है? अभी मैंने बताया था कि ऊर्जा कैसे मिलती है। किस प्रक्रिया द्वारा जीव भोजन से ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है? ऑप्शन है आप सबके सामने: प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, नाइट्रोजन चक्र। बताइए किस प्रक्रिया द्वारा जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? बताइए किस श्वसन द्वारा जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? और अभी मैंने बताया था कि कैसे प्राप्त कर रहा है। ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है? मैंने बताया कि जो कोशिकीय श्वसन होता है, ये जो कोशिकीय श्वसन है, इसमें क्या होता है? कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज टूटता है। अभी समझाया था मैंने, ग्लूकोज क्या है? टूटता है। और ये किस फॉर्म में ऊर्जा को उत्पन्न करता है? एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ये एटीपी के फॉर्म में ये ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। तो किस प्रक्रिया द्वारा जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन के फॉर्म में ये ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। और कैसे होता है कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न? ग्लूकोज वो किस में टूटता है? ग्लूकोज टूटता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर में या किसी भी जीव में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या ज़रूरी है? किसी भी जीव में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ज़रूरी है कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन के दौरान ही ग्लूकोज विभिन्न तत्वों में टूटता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न कैसे हो जाएगी जीव में? कोशिकीय श्वसन द्वारा। और अभी हमने ये पढ़ा है कि कोशिकीय श्वसन के दौरान एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा उत्पन्न होती है। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम दो समान भागों में विभाजित होता है? किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है जिसमें जो क्रोमोसोम है वो दो समान भागों में बंटता है? ऑप्शन है आनुवंशिकी विभाजन, संतुलन विभाजन, सम विभाजन, अर्ध विभाजन। बताइए कौन सा विभाजन है जिसमें बराबर उसमें टूटता है? तो मैंने आपको बताया था समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। समसूत्री विभाजन, उस समसूत्री विभाजन में मैंने क्या बताया था कि एक होती है जनन कोशिका। समसूत्री विभाजन में क्या होती है? एक जनन कोशिका होती है। और ये जनन कोशिका किस में टूटती है? ये जनन कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में टूट जाती है। और इसमें ये जो पुत्री कोशिकाएं हैं, इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो किसके समान होंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी जनन कोशिकाओं के ही समान होते हैं। तो इसी को कहा जाता है समसूत्री विभाजन या समविभाजन। और माइटोसिस, जैसे उसमें ऑप्शन में माइटोसिस दिया हुआ था, इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? माइटोसिस। क्लियर? तो याद रखिएगा कि किस प्रकार की कोशिका विभाजन में जो क्रोमोसोम है वो दो समान भागों में टूट रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है? सम विभाजन, या इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन, या इसी को कहते हैं माइटोसिस। और ये हमने सॉल्व किया था अभी क्वेश्चन, जिसमें जनन कोशिका किस में टूट रही थी? दो पुत्री कोशिकाओं में टूट रही थी। और इसके जो क्रोमोसोम्स थे ये अपनी जनन कोशिकाओं के समान ही थे। तो कैसी प्रकार की कोशिका में दो समान भागों में टूट रहे हैं क्रोमोसोम? तो समसूत्री विभाजन, दो समान भागों में। ये जनन कोशिका है, इसमें दो समान भागों में टूट रहा है, इसके क्रोमोसोम्स इसके जैसे ही हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जो जनन कोशिका होगी तो क्रोमोसोम्स में भी तो गुण आएंगे ना उसके। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? जल्दी बताइए कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? बताइए थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। जल्दी बताइए। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? यहाँ हमारे गले के सामने। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन किससे रिलीज होता है? इंसुलिन रिलीज होता है अग्नाशय से। और टेस्टोस्टेरोन और प्रजनन, ये आप सबको पता है कि प्रजनन हार्मोन्स होते हैं। क्लियर? तो इंसुलिन किससे रिलीज हो रहा है? अग्नाशय से, पैंक्रियाज से। और जो थायराइड ग्रंथि से कौन सा रिलीज हो रहा है? थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पीएच मान 7 वाले घोल को क्या कहा जाता है? जिसका पीएच मान 7 होता है उस घोल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आप सबके सामने: अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, अधिअम्लीय। तो मुझे बताइए कि जिसका पीएच मान 7 है उसे क्या कहा जाएगा? जिसका पीएच मान 7 से कम है उसे क्या कहा जाएगा?
और जिसका pH मान 7 से अधिक है उसे क्या कहा जाएगा? बताइए, जल्दी बताइए। तो आप सब जानते हैं कि जिसका pH मान 7 है वो कहलाता है उदासीन। उदासीन। जिसका pH मान 7 से कम है वो कहलाता है अम्लीय, और जिसका pH मान 7 से अधिक है वो कहलाता है क्षार, जैसे साबुन। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो जिनका pH मान क्या होता है? 7 होता है। pH मान क्या है? 7 है। तो कैसे हो जाएंगे वो? तटस्थ हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और इसका उदाहरण एक सबसे अच्छा क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी, जल। ये उदासीन होता है। इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है पानी का। उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारी, इसी वजह से हम पी पाते हैं। क्लियर? और जिसका pH मान 7 से कम है वो कैसे होते हैं? अम्लीय पदार्थ होते हैं। ये पूछा जाता है और एग्जाम हॉल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, मतलब 1 नंबर गए। जिनका pH मान 7 से कम है वो अम्लीय, जिनका 7 से ज़्यादा है वो क्षारी होते हैं। क्लियर? चलिए, तो याद रखिएगा जिनका pH मान 7 है वो उदासीन या तटस्थ हैं। उनमें उनका उदाहरण है जल। जिनका pH मान 7 से कम है वो अम्लीय है, और जिनका pH मान 7 से अधिक है वो क्षारी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन। प्रयास यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाए। किस ऊतक का कार्य शरीर को सहारा देने का होता है? शरीर को सहारा देने का काम कौन सा ऊतक करता है? बताइए। तंतु ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक है जो शरीर को सहारा देने का काम करता है? बताइए। तो वो होते हैं कौन से? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर को जोड़ने का काम करते हैं, शरीर को सहारा देने का काम करते हैं। तो कौन सा ऊतक शरीर को सहारा देने का काम करता है या शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है? शरीर के अंगों को जोड़ने या शरीर को सहारा देने का काम संयोजी ऊतक का होता है। सहारा देने का काम किसका होता है? तो संयोजी ऊतक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो शरीर को सहारा देते हैं, शरीर के अंगों को जोड़ते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। शरीर के अंगों को जोड़ने का काम किनका है? शरीर के अंगों को जोड़ने का काम संयोजी ऊतक का है, और ये शरीर को सहारा देने का काम भी करते हैं। क्लियर? तो संयोजी ऊतक क्या कर रहे हैं? शरीर को सहारा देते हैं, शरीर के अंगों को जोड़ते हैं, शरीर के अंगों की रक्षा भी करते हैं। संयोजी ऊतक। ठीक है, तो संयोजी ऊतक का काम शरीर के अंगों को जोड़ना, सहारा देना और उनकी रक्षा करना। किस अंग की कोशिकाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती? किस अंग की कोशिकाएं हैं? किस ऑर्गन की कोशिकाएं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं? अब आप मुझे ऑप्शंस देख के बताइए। पत्ते हैं, तना है, जड़ है, फल है। अब आप मुझे बताइए प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है वो किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। तो जिन पदार्थों के ऑर्गन्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा वही नहीं करेगी, वही प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। तो पत्ती में तो क्लोरोफिल होता है तो ये तो करेगी। तना में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जो यंग अवस्था में जो तने होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो युवा अवस्था के तने होते हैं। जो फल होते हैं, हरे वाले जो फल होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। बल्कि जड़ क्या काम करती है? जड़ जमीन से विभिन्न तरीके के पोषक तत्व, न्यूट्रिशन और पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो जड़ का काम क्या होता है? पानी और खनिज पदार्थों को अवशोषित करना। जमीन से पानी और खनिज को अवशोषित करने का काम जड़ का होता है, ना कि जड़ प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऑर्गन है जो नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं? जड़ की। और जड़ की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जो ये जमीन के अंदर होती हैं इनका काम पानी और खनिज अवशोषित करना होता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्लोरोफिल। तो जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तने में जो युवावस्था के तने होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, हरे जो फल होते हैं पकने के पहले वाले उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन जड़ में नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा जड़। क्लियर? चलो, जंतु विज्ञान की शाखा जो कीटों का अध्ययन करती है, जंतु विज्ञान की कौन सी शाखा है जो कीटों का अध्ययन करती है? बताइए। ये पूछा जाता है कि कौन सी शाखा किससे संबंधित है। जंतु विज्ञान की शाखा जो कीटों का अध्ययन करती है वो क्या कहलाती है? आप सबके सामने ऑप्शन है, एनाटॉमी, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी। बताइए जंतु विज्ञान की कौन सी शाखा है जो कीटों का अध्ययन करती है? बताइए। कीटे ही पूछा, हाँ कीटों का अध्ययन करती है। बताइए। वो कहलाती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन करती है? कीटों का अध्ययन करती है, कीटों का। एनोमोलॉजी क्या करती है? ये शरीर की संरचना का अध्ययन करती है। ठीक है।
और ये जो इकोलॉजी होती है वो पर्यावरण और जीवों के बीच में संबंध बताती है। पर्यावरण और जीव इनके बीच क्या बताती है? संबंध बताती है, संबंध। तो याद रखिएगा कि कौन सी जंतु विज्ञान की शाखा जो कीटों का अध्ययन कर रही है उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। एनाटॉमी शरीर की संरचना का अध्ययन करती है। इकोलॉजी जीव और पर्यावरण के बीच संबंध बताती है। और ये फिजियोलॉजी बच गया, तो फिजियोलॉजी जीवों के कार्यों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। जो जीव होते हैं उनके कार्यों का अध्ययन, जीवों के कार्यों का अध्ययन करती है कौन? फिजियोलॉजी। क्लियर? ये तो थोड़ा सा याद रखिएगा। जंतु विज्ञान की कौन सी शाखा है जो कीटों का अध्ययन करती है? तो वो होती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होती है जो कीटों का अध्ययन करती है। तो जंतु विज्ञान की कौन सी शाखा है जो कीटों का अध्ययन कर रही है? एंटोमोलॉजी। एनाटॉमी क्या कर रही है? शरीर की संरचना का अध्ययन कर रही है। शरीर की संरचना का अध्ययन। तो शरीर की संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? एनाटॉमी द्वारा। इकोलॉजी पर्यावरण और जीव के बीच संबंध बताती है। और फिजियोलॉजी जीवों के कार्यों का अध्ययन करती है। पूछा था कीटों का अध्ययन, तो राइट आंसर है एंटोमोलॉजी। आगे बढ़िए। मानव शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो मानव शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? रक्त को शुद्ध किया जाता है तो हमारे बॉडी से जो मैक्सिमम चीज़ें फिल्टर करने का काम है वो किसका है? फिल्टर कौन करता है हमारी बॉडी से? गुर्दे। तो हमारी बॉडी में रक्त को भी फिल्टर करने का काम किसका होगा? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम किसका होगा? तो वो हो जाएगा राइट आंसर गुर्दे। फेफड़े श्वसन में उपयोगी हैं। लीवर वसा का पाचन करता है। हृदय हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्लियर? तो ब्लड को शुद्ध करने का काम किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। किसी पदार्थ के आकार और आयतन कब बदलता है? किसी पदार्थ का आकार और आयतन कब बदलता है? बताइए। किसी भी पदार्थ का आकार और आयतन बदलता है जब तापमान बदलता है, दबाव बदलता है, रंग बदलता है, घनत्व बदलता है। किसी भी पदार्थ का आकार और आयतन कब बदलता है? तो देखिए, किसी भी पदार्थ का आकार और आयतन तब बदलता है जब उसका दबाव बदलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु पर हम दबाव डाल रहे हैं। जब हम किसी वस्तु पर दबाव डालते हैं तो उसके कण पास पास आ जाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर हम क्या डाल रहे हैं? उस पर हम दबाव डाल रहे हैं। तो जब हम उस पर दबाव डालेंगे तो उसके कण कैसे आ जाएंगे? उसके कण पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो जब उसके कण पास पास आ जाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा कि नहीं? उसका आयतन बदल जाएगा कि नहीं? तो सीधी सी बात है, किसी पदार्थ के आकार और आयतन कब बदलता है? जब उस पर दबाव बदलता है। कोई वस्तु है, मान लीजिए, उस पर हमने प्रेशर बनाया, वो पास आई, फिर और प्रेशर बनाया, वो और पास आई, और प्रेशर बनाया, वो और पास आई। तो उससे उसका पहले वो फैली हुई थी, फिर जैसे ही उस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो वो धीरे धीरे संकुचित हो रही है। तो उसका आकार बदल रहा है कि नहीं? बिल्कुल। उसका आयतन बदल रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो किसी भी वस्तु का आकार और आयतन कब बदलता है? जब उस पर लगाने वाला प्रेशर, दबाव बदलता है। तो किसी भी वस्तु के आकार और आयतन को बदलने में उस पर लगाए जाने वाला जो प्रेशर है उसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। कि किसी भी वस्तु का आकार और आयतन कब बदल रहा है? जब उस पर दबाव बदलता है। क्लियर? किसी भी वस्तु पर आप दबाव डालिए, वो पास पास आएगी तो उसका आकार और आयतन बदलेगा। ठीक है? तो किसी भी वस्तु का आकार और आयतन कब बदलता है? जब उस पर दबाव डाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NaOH क्या है? NaOH क्या है बताइए। इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता। NaOH क्या है? तब तक पानी पी लिया जाए। NaOH क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। NaOH क्या है? आप सबको पता है कि जो NaOH है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षार होता है, जो जल में पूरी तरीके से आयनित होकर क्या करता है? जो जल में पूरी तरीके से आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। जो जल में पूरी तरीके से क्या हो जाता है? आयनित। जल में पूरी तरीके से आयनित होके क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। तो ये क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। और ये क्या है? एक तरह का क्षार। और ये क्या करते हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में पूरी तरीके से आयनित होकर क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। ये
हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। तो NaOH क्या है? NaOH एक तरह का क्षार। चलिए, कभी पूछ ले कि जो क्षार होते हैं वो जल में पूरी तरीके से आयनित होकर क्या उत्पन्न करते हैं, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जो भी क्षार होते हैं वो। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि जो क्षार हैं वो जल में पूरी तरीके से आयनित होकर क्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताइए, जो ध्वनि तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन है आप सबके सामने, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, प्रकाश तरंग। बताइए ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो मैंने बताया था ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं? जो तरंग संचरण की दिशा के जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं, जिसमें माध्यम के कण कैसे होते हैं? माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। ये भी पूछ लेता है कि अनुदैर्ध्य तरंगों की परिभाषा क्या है। तो अनुदैर्ध्य तरंग वो तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। वो कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। कभी कभी परिभाषा पूछ ली जाती है कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंग वो है जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के कैसे कंपन कर रहे हैं। तो एक वर्ड यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है, समानांतर। समानांतर कंपन कर रहे हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगों का एक उदाहरण मैंने बताया था। आप बताइए मुझे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? कौन सी है अनुप्रस्थ तरंग? प्रकाश, मैं ऑप्शन दे देती हूँ, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी है अनुप्रस्थ तरंग? बताइए। और विद्युत चुंबकीय तरंगें वो होती हैं जिनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मैंने पहले ही बताया है। तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, जिसमें जो माध्यम के कण हैं वो तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, मैंने बताया था आपको कि डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बीच में लाइट चली गई थी, थोड़ा सा यही दिक्कत होती है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए कैसी संरचना होती है? मैंने आपको बताया था कि डीएनए कैसी संरचना है। डीएनए एक डबल हेलिक्स संरचना है, और इस डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय किसको जाता है? वॉटसन और क्रिक को जाता है। वॉटसन और क्रिक को इस डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जाता है। तो याद रखिएगा, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी थी? वॉटसन और क्रिक ने खोजी थी। एल्गी, शैवाल किस वर्ग के पादप हैं? जो एल्गी है यानी कि शैवाल हैं वो किस वर्ग के पादप हैं? फूलदार पौधे, अजनन पौधे, निम्न श्रेणी के पौधे या वाष्पीकरण पौधे? बताइए। जो शैवाल है, एल्गी है, वो किस टाइप के पादप हैं? बताइए। ये है निम्न श्रेणी के पौधे। निम्न श्रेणी के पौधे क्यों है? अब बता रहे हैं। शैवाल जो होते हैं ये निम्न श्रेणी के इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि आप सबको पता है शैवाल में ना तो पत्ती होती है, ना तो फूल होता है, ना तो जड़ होती है। पहला कारण ये होता है। दूसरा, जो शैवाल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। जलीय वातावरण में शैवाल पाए जाते हैं, और जलीय वातावरण में ही पाए जाने के कारण इनको क्या, इसमें जटिल संवहनी ऊतक की कमी होती है। किसकी कमी होती है? जटिल जो संवहनीय ऊतक होते हैं, संवहनीय ऊतक होते हैं, उनकी कमी होती है। इस वजह से इनको कहा जाता है निम्न श्रेणी के पौधे। पहला की रीज़न क्या है कि शैवाल में किसकी कमी होती है? शैवाल में ना तो आपकी जड़ होती है, ना पत्ती होती है, ना तना होता है, ना फूल होता है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है कि शैवाल जल में पाए जाते हैं, और जल में पाए जाने के कारण इसमें जटिल संवहनी ऊतक भी नहीं पाया जाता। इस वजह से शैवाल को किस श्रेणी में रखा जाता है? शैवाल को रखा जाता है निम्न श्रेणी के पौधों की श्रेणी में। और शैवाल में क्या नहीं होते हैं? शैवाल में ना तो पत्ती होती है, शैवाल में ना तो जड़ होता है, शैवाल में ना तो फल होता है, शैवाल में ना तो फूल होता है, ना इसमें तने होते हैं। क्लियर? ये इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? निम्न श्रेणी में। ना तो इसमें जड़, तना, पत्ती जो पादप अंग होते हैं किसी भी पादप के वो नहीं पाए जाते हैं, और दूसरा ये जल में रहते हैं इस वजह से। क्लियर? इसमें जो पादप अंग एक होते हैं किसी भी पौधे में, जो पादप अंग पाए जाते हैं वो शैवाल में नहीं पाए जाते, जैसे कि पत्ती है, जड़ है, फल है, तना है। इस वजह से इसे निम्न श्रेणी में रखा जाता है। और ये जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, इस वजह से इसमें जलीय संवहनी ऊतक की भी कमी होती।
तो ये जो पादपंख ही नहीं है जब तो निम्न श्रेणी में आना तो तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? जो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे हैं उनको क्या कहा जाता है? चलिए, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, जल पौधे, प्राथमिक स्थल पौधे, कीटभक्षी पौधे, जलीय कवक। बताइए, जो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं उनको क्या कहा जाता है? बताइए, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? जैसे मांस वगैरह होते हैं उनके बारे में पूछा है। बताइए, ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है प्राथमिक स्थल। क्यों प्राथमिक स्थल के कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे पहले यही पौधे अनुकूलित हुए थे। पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे पहले अनुकूलित होने वाले पौधे, रहने के लिए सबसे पहले अनुकूलित होने वाले पौधे कौन थे? प्राथमिक स्थल के पौधे। पृथ्वी पर सबसे पहले रहने के लिए अनुकूलित होने वाले पौधे, अनुकूलित होने वाले पौधे वो कौन थे? यही प्राथमिक स्थल के पौधे। इस वजह से ब्रायोफाइटा वर्ग को प्राथमिक स्थल पौधे कहा जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मांस वगैरह होते हैं, मांस के पौधे होते हैं वो, और यही थे जो पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे पहले अनुकूलित हुए थे। और इसमें प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता भी थी, इसीलिए इन्हें प्राथमिक स्थल के पौधे कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा वर्ग को प्राथमिक स्थल के पौधे क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अगर कोई पौधे सबसे पहले अनुकूलित हुए थे तो वो कौन से थे? यही ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे। और इस ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे का एग्जाम्पल कौन सा है? किस तरह के पौधे? जैसे मांस है, उसको देखा होगा आपने, नहीं है तो गूगल कर लीजिएगा कि मांस का पौधा कैसा दिखता है। तो ये ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं, इसी वजह से इनको प्राथमिक स्थल के पौधे भी कहा जाता है। क्लियर? और ये पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे पहले अनुकूलित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में? बताइए कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? ये बताना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं बताना पड़ेगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, टेस्ट में बताया था ये वाला क्वेश्चन मैंने जब टेस्ट करवाया था। बताइए कहाँ पाया जाता है? रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? जल्दी बताइए, रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? बताइए। वॉट है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर? बताइए। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? कई बार बताया गया है, ऐसा ही मात्रक इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। प्रतिरोध की इकाई ओम है, वॉट पावर की है, वोल्ट किसकी है? अभी क्वेश्चन कराया है, एम्पियर विद्युत धारा की है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? जल्दी बताइए। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। पहला नियम बोला है, पहला, यदि कोई वस्तु स्थिर रहेगी तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित ना किया जाए। कोई गेट खुला हुआ है वो खुला ही रहेगा, बंद है तो वो बंद ही रहेगा, जब तक कि हम उसे पकड़ के बंद या नहीं खोलेंगे। तो उसे कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को ही कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जड़त्व का नियम कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित ना कर दिया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। और F = ma क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का दूसरा नियम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही सवाल है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? हमने अभी जाना प्राथमिक स्थल के पौधे, क्योंकि ये पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे पहले अनुकूलित हुए थे, इस वजह से इन्हें प्राथमिक स्थल के पौधे कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? मांस का पौधा। पौधों में जल के परिवहन के लिए क्या जिम्मेदार है? तो जाइलम ऊतक जिम्मेदार। पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा है? जाइलम ऊतक जिम्मेदार ऊतक माना जाता है। और यहाँ से फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है, शायद एक बार देख लूँ मैं, एक बार चेक कर लूँ। हाँ वही क्वेश्चन। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा, ये भी रिपीटेड है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे, हाँ। तो ये क्वेश्चन वापस आ रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ से ये क्वेश्चन आज की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है आपकी।
जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके हैं इस सीरीज़ में हमने करवाने का आपको प्रयास किया है। मैं आशा करती हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसी ही सीरीज़ चाहिए तो बताते रहिएगा, वीडियोस आती रहेंगी। 2 चीज़ें जो आपको करना है, आप सब ने बोला है इंस्टाग्राम चैनल की लिंक, तो इंस्टाग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सब ने जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें नए नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे ही नया वीडियो आएगा तो उन्हीं लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकॉन दबाया है। इस क्लास के बाद क्या करना है, अगर आपको साइंस पढ़ने में ही इंटरेस्ट है, आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ करवाई गई है। मैराथन वाली क्लासेस में साइंस की मैराथन करके अलग से प्लेलिस्ट है। और अगर आपको आपके एग्जाम में सोशल साइंस भी आनी है 20 मार्क्स की, तो सोशल साइंस के लिए भी अलग से टेस्ट, सोशल साइंस के लिए अलग से टॉपिक वाइज मैराथन की क्लासेस भी अपलोडेड है। तो आपको वो क्लासेस भी जाके अभी के बाद तुरंत जाके वो देख लेनी है, टेस्ट देख लेने हैं। ज़्यादा समय नहीं बचा है, डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा कम करिए। कुछ और चीज़ देखने से बेहतर है हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं, तो हमारे एक क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट क्लियर होते हैं। जितने वनडे वाले बच्चे हैं, जैसे वनडे एग्जाम्स वाले बच्चे, कांस्टेबल वाले हैं, रेलवे, NTPC, SSC जो भी हैं, उनके लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपके हर एग्जाम में आती है, तो ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सोशल साइंस की करवाई जाती है वो आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल है। जिन्हें चाहते हैं आप कि इस बार वो भी सिलेक्शन ले लें, उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। फ्री की क्लासेस हैं, देख लेंगे, कुछ भला हो जाएगा। तो बस मिलते हैं अगले ही क्लास में। ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अपने गांव, घर, मोहल्ले का नाम लिखते हैं। तो बताइएगा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप। जो बता चुके हैं पहले वीडियो में वो फिर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले ही क्लास में। जय हिंद, जय भारत।